हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा लेक्चर नंबर 26 से 33 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने किया है, रोटर सर्किट एनालिसिस एंड टॉर्क रिलेशन। ठीक है, रोटर सर्किट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडक्शन मोटर के केस में, और यहाँ से टॉर्क के कुछ अच्छे अच्छे रिलेशन निकालेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आज तक गेट एग्जामिनेशन में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे, ये वाला सेक्शन भी आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तो क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने करे होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, रटने जैसा कुछ भी नहीं, कुछ फॉर्मूले वगैरह नहीं रटना है, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग से आप सोचोगे, सारी चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, स्टीनमेंस ने जो मॉडल दिया है वो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग बनाएं तो बन जाएगा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है, शंट ब्रांच, और कोर लॉस वाली ब्रांच तो बनानी नहीं है हमें, और यहाँ पे रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा R2/S, ये हो गया X2। ठीक है, जे के फॉर्मेट में होता है, असल में जे के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो लिख सकते, XM, ये हो जाएगा R1 JX1, ये सब जे के जो भी इंडक्टर है जे, अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो जे लगेगा वहां पे, है ना, बाय डिफॉल्ट समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका V1। ठीक है, ये सर्किट रहा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि कब आपको यहां से ब्रेक करना है और कब आपको यहां से ब्रेक करना है। देखिए, यहां से ब्रेक करने का मतलब है कि अगर मैं यहां से ब्रेक करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, देन ये पूरा सॉल्व करके, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करके फिर इसको पैरेलल में ले लीजिएगा, तो अल्टीमेटली यहां पे पूरा एक इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो जब भी कभी आपको स्टेटर इनपुट पूछे, स्टेटर इनपुट पूछे, या फिर डायरेक्टली आपको पावर रिलेटेड या स्टेटर करंट वगैरह पूछे, तो आप यहां से ब्रेक कर लीजिएगा, यहां से ब्रेक कर लीजिएगा। तो यहां से जो ब्रेक होगा वो 1 या 2% केसेस में होगा, ज्यादातर ब्रेक आपको यहां से करना पड़ेगा। जब भी टॉर्क की रिलेशन, मैक्सिमम टॉर्क या टॉर्क के बारे में पूछे, या रोटर सर्किट से रिलेटेड चीजें पूछे, तो हमें ब्रेक कहां से करना है, यहां से, इन 2 पॉइंट से ब्रेक करना है। और अभी हम लोग इन 2 पॉइंट से ही ब्रेक करके सीखेंगे। और यहां से जब ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर VTH आ जाएगा। यहां से देखेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, ये वोल्टेज कैसे निकालना है आपको पता है, करें वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए, वोल्टेज डिवीजन, ये सप्लाई वोल्टेज हमें पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो VTH निकल जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल से। और यहां से हम लोग देखेंगे तो हमें यहां से ये जब ZTH निकालते हैं तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, देन इससे पैरेलल में हो जाएगा, और सॉल्व होके अल्टीमेटली जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो यहां पर ये जो ZTH है ये हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस JX1, और इन दोनों का पैरेलल JXA, ये पूरा सॉल्व होके हमें यहां से मिलेगा, एक RTH मिलेगा प्लस J, एक XTH होगा, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो सर्क्यूट है वो कैसे बन जाएगा, सर्किट है वो इस तरीके से बन जाएगा, RTH XTH। ठीक है, RTH और XTH, ये तो पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, याद है ना थेवेनिन्स मॉडल कैसे बनाते हैं हम लोग, ओपन सर्किट ये सब बना देते हैं, तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे VTH बना देंगे, ये VTH बना दिया हम लोगों ने, उसके सीरीज में हम लोग RTH और JXTH लिख देंगे, और जो ब्रांच हम लोगों ने ये रिमूव की थी वापस कनेक्ट कर देंगे। यही तो हम थेवेनिन्स में करते हैं। तो सिमिलरली आपको यही करना है, इन दोनों पॉइंट से जहां से ब्रेक किया था वहां से वापस से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया। तो अब आप मशीन भूल जाइए, नेटवर्क सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं करना है आपको, नेटवर्क सॉल्व करना है, JX2 और ये हमारा R2/S। ठीक है, और यहां पे जो करंट है वो हमारा रोटर करंट आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अब सर्किट दे रखा है आपको, रोटर करंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं डायरेक्टली। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय अंडर रूट रियल साथ में कर लेते हैं, रियल साथ में कर देंगे तो RTH प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सी बात हो जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये करंट निकल गया। अब अगर मुझे डेवलप्ड टॉर्क निकालना है, तो ये मान के चलते हैं हम लोग डेवलप्ड टॉर्क। तो डेवलप टॉर्क निकलेगा, ये तो पर फेज सर्किट बनाया मैंने, ये क्या बनाया, पर फेज सर्किट। तो मुझे अगर 3 फेज का चाहिए तो मैंने M से मल्टीप्लाई कर दिया, M = 1 करेंगे, है ना, अभी देख लेते पूरे
m डिवाइडेड बाय ओमेगा एस I2 करंट का स्क्वायर इंटू R2 बाय एस, क्योंकि इसमें जो पावर जाएगा वही आपका क्या रहेगा, डेवलप्ड पावर रहेगा। ठीक है, नॉट डेवलप पावर, एयर गैप पावर असल में रहेगा। ये क्या रहेगा, एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय, असल में ये क्या है, एयर गैप पावर है पूरा का पूरा, एयर गैप डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, तो आपका क्या हो जाएगा, डेवलप्ड टॉर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, डेवलप्ड टॉर्क का फॉर्मूला पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस होता है। तो पीजी, इसमें जो पावर जा रहा है वही आपका क्या है, पीजी पावर है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है R2 बाई एस। अब आप करंट की एक्सप्रेशन को यहां पे, इस करंट की एक्सप्रेशन को यहां पे लिख सकते हैं। और अच्छा, आगे चल के क्या होगा कि आप RTH और XTH जो है, इसको अगर कहीं पे ऐसा लिखे कि स्टेटर के पैरामीटर नेग्लेक्ट कर दीजिए, स्टेटर के पैरामीटर नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि इनको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो RTH को भी हम लोग इक्वल टू 0 मान सकते हैं, बहुत वैल्यू छोटी होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वैल्यू काफी छोटी हो जाती है वैसे भी। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पुट करके देखूं तो डेवलप टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। m 3 फेज है तो m इक्वल टू 3, और सिंगल फेज है तो m इक्वल टू 1, है ना। खैर सिंगल फेज का आप मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगल फेज का सर्क्यूटरी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो m मतलब 3 फेज, तो m इक्वल टू 3 कर देंगे तो पूरे 3 फेज का, ये पर फेज का है 3 फेज का, तो m इक्वल टू 3 पुट करेंगे 3 फेज का आएगा। चलिए, तो ये ओमेगा एस में कर देता हूं यहाँ पे VTH का स्क्वायर, ये RTH XTH 0 कर देंगे तो R2 बाई एस। ठीक है, R2 बाई एस का अंडर रूट R2 बाई एस स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, और इनटू R2 बाई एस। तो ये एक्सप्रेशन कोई नींद में भी पूछे तो आपको याद होनी चाहिए डेवलप्ड टॉर्क की। ठीक है, डेवलप्ड टॉर्क की एक फॉर्मूला हमने डेवलप टॉर्क का अलग तरीके से देखा था, ये इक्विवेलेंट सर्किट बेस्ड फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला बना दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करूं, मैक्सिमम टॉर्क की, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की किसकी बात करें हम लोग, मैक्सिमम टॉर्क की। तो सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन निकाल लें। तो कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क की जो कंडीशन होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, R2 बाय SM, ये SM क्या है, ये जहां पे जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है उस स्लिप की वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम स्लिप नहीं है ये क्या है, द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे आ रही है वो स्लिप की वैल्यू है, ये मैक्सिमम स्लिप नहीं है, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RTH, ये R2 बाई एस। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जैसे लगाते हैं ना हम लोग, तो वैसे लगा सकते हैं। तो ये लोड के अक्रॉस पूरा पूरा इंपीडेंस, तो RTH प्लस RTH स्क्वायर प्लस यहाँ पे XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब RTH देखिए, RTH XTH अगर 0 पुट कर देंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, SM इक्वल टू X2। ठीक है, सिंपल, ये हटा दीजिए तो इन दोनों के R2 बाई एस इक्वल टू X2, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये कंडीशन जब हम इसमें पुट करेंगे सब कुछ, तो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू m बाई ओमेगा एस इंटू VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 RTH प्लस अंडर रूट RTH का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा दोनों का ये XTH प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा फॉर्मूला। R2 बाई एस मत करना, यहाँ पे R2 बाई एस होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क का। अब इसमें RTH XTH अगर 0 पुट कर देंगे तो ये टॉर्क का फॉर्मूला, मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, m बाई ओमेगा एस इंटू VTH का स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x निकलेगा, तो 2 इंटू X2 हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बन गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क का निकालना है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप क्या होता है, 1 होता है, तो आपका सिंपली m डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू कितना हो जाएगा, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली ये लिख देता हूं I2 का स्क्वायर इंटू R2 बाय एस,
और यहाँ I2 क्या हो जाएगा, या स्लिप S इक्वल टू क्या कर लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, सब जगह S इक्वल टू क्या है ना, स्टार्टिंग टॉर्क के टाइम पे S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क। आई बात समझ में। अब देखिएगा यहां पर मैंने बताया था आपको कि रनिंग कंडीशन के टाइम पे इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग और रनिंग दोनों परफॉर्मेंस में अलग अलग पैरामीटर होते हैं। पावर फैक्टर अलग होगा, करंट अलग होगा और आपका टॉर्क अलग होगा, ठीक है। तो उन तीनों के पैरामीटर का मैं कर्व बना देता हूं, कर्व की हेल्प से बता दूंगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और स्टार्टिंग के टाइम पे किस तरीके से पैरामीटर वेरी करेंगे और रनिंग के टाइम पे किस तरीके से पैरामीटर वेरी करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडक्शन मशीन में क्या होता है, मशीन जैसे स्टैंड स्टिल पे रखी है तब कुछ अलग पैरामीटर शो हो रहे होंगे जब सप्लाई दे दिया, क्योंकि सप्लाई देते से ही तो थोड़ी 1500 आरपीएम पे या 1400 आरपीएम पे घूमने लग जाएगी। 14 जीरो से लगा कि 1400 आरपीएम तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी टाइम लगे, कम से कम टाइम लगेगा। तो वो टाइम के दौरान जब स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अलग होता है, रनिंग परफॉर्मेंस अलग होता है इंडक्शन मशीन का। ट्रांसफॉर्मर में ऐसा नहीं था, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस था तो उसका थ्रू आउट एक तरह का ही ऑपरेशन चलता था। जो भी उसमें चेंजेस होते थे तो बहुत ही मिली सेकेंड में चेंजेस होते थे, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली स्टडी स्टेट ही मान लेते थे। बट यहाँ तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो बहुत बड़ा टाइम होता है। अब ये कोई नॉन टेक्निकल बंदा सुनेगा सर 4 सेकेंड 5 सेकेंड में क्या होता है, बट इलेक्ट्रिकल की टर्म में 5 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम लोग मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में वर्क करते हैं तो 5 सेकेंड तो बहुत बड़ा टाइम है हमारा। तो मैं इनके रिलेशन बता देता हूं, खासकर करंट पे पावर फैक्टर और टॉर्क के रिलेशन बना देता हूं। तो चलिए देखते हैं हम लोग के किस पैरामीटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉर्क का, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क पे छोटे छोटे ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप, ठीक है, टॉर्क स्लिप। अब यहां पर आपको ये देखना है कि यहां पर S इक्वल टू ये हो जाएगा आपका S इक्वल टू 1, ये हो जाएगा S इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे NR इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, NR इक्वल टू NS के बराबर। तो ये इस तरीके से स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, इनवर्स पैराबोलिक जैसा वेरी करेगा और देन आपका ये हो जाएगा लीनियर। ये क्या हो जाएगा, लीनियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा 1/s के प्रोपोर्शनल और फिर यहां पर क्या हो जाएगा ये रनिंग के टाइम पे। देखिए लो स्लिप का मतलब है, हाई स्लिप का मतलब है स्टार्टिंग और लो स्लिप का मतलब है रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका लीनियरली वेरी करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग। देन हमारा पावर फैक्टर अगर देखें, यहां पे बना देते हैं, चलिए पावर फैक्टर क्या रहेगा, शुरुआत में काफी पुअर रहेगा, उसके बाद पावर फैक्टर शुरुआत में पुअर रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक कांस्टेंट के की वैल्यू पे मेंटेन होगा। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में S इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा S इक्वल टू 0। तो शुरुआत में पावर फैक्टर काफी पुअर रहेगा, तो स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या रहेगा, पुअर रहेगा, मतलब कि 1/s के प्रोपोर्शनल। ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक टाइप ही वेरी करेगा ये, और देन फिर क्या हो जाएगा, इंप्रूव होके एक सर्टेन वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या रहा आपका पावर फैक्टर। अब करंट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के टाइम पे S इक्वल टू 1, S इक्वल टू 0। तो करंट, रोटर करंट की बात करें तो स्टार्टिंग के टाइम पे करंट ज्यादा रहेगा, स्टार्टिंग के टाइम पे करंट क्या रहेगा, हैवी रहेगा, और फिर धीरे धीरे करंट कम होने लग जाएगा। मतलब ये K की वैल्यू कांस्टेंट कोई करंट रहेगा, उसके बाद लीनियरली कम होते जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लगेगा, इस वजह से हम लोग इंडक्शन मशीन में स्टार्टर भी पढ़ते हैं। तो सिर्फ एक ओनली रीजन ये नहीं है कि स्टार्टर, इसी वजह से हम लोग स्टार्टर पढ़ते हैं, उसके रीजन और भी बहुत सारे हैं। तो एक पॉइंट ये भी है कि स्टार्टिंग में जो इंडक्शन मशीन में जो करंट होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए भी हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। एक और रीजन आपका जो लाइन के अंदर हमारा, जब स्टार्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि लाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा एक सेम लाइन से, सेम इंडक्शन मशीन जिस इलेक्ट्रिसिटी लाइन से कनेक्टेड है, तो उस लाइन से अदर इक्विपमेंट भी अगर कनेक्टेड है तो वो भी अफेक्ट होते हैं। तो जो डीप इन वोल्टेज होगा इंडक्शन मशीन की वजह से पूरी हमारी सप्लाई लाइन में, उसको बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। चलिए, तो 3 कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, जो स्टैंडर्ड रिलेशन वो बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो फुल लोड टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, डेवलप टॉर्क या फुल लोड टॉर्क एक ही बात है,
मैक्सिमम टॉर्क, इसका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2Sm एस फुल लोड डिवाइडेड बाय Sm का स्क्वायर प्लस एस फुल लोड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं? भूतकाल में, है ना। भूतकाल मतलब कि गेट के प्रीवियस ईयर में। तो फुल लोड अपॉन मैक्सिमम का रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2Sm। Sm क्या है? जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो वाली स्लिप की वैल्यू, SFL फुल लोड स्लिप, ये नीचे स्क्वायर, ये रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखिए, अब देखिए यहाँ पे फुल लोड टॉर्क की वजह स्टार्टिंग टॉर्क होता तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाता? सपोज करिए स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क होता, नॉट फुल लोड टॉर्क, ये स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, तो स्लिप स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप क्या होती है? स्टार्टिंग के टाइम अगर ऐसा बोल दे कि जो फुल लोड टॉर्क है उसकी जगह हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क आ गया, तो जो स्लिप होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2Sm और इंटू 1 मतलब कुछ भी नहीं, और Sm का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मानी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका स्टार्टिंग और मैक्सिमम के बीच का रेशो। एक फॉर्मूला ये है। एक और फॉर्मूला अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो देखेंगे तो यहाँ पे बनता है आई स्टार्ट, ये स्टार्टर में यूज होगी एक्सप्रेशन का स्क्वायर एस फुल लोड। ये एक्सप्रेशन किस में यूज होगी? स्टार्टर में यूज होगी। ठीक है, तो ये आपका, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ये ब्रह्मास्त्र उन्हीं को समझ में आएगा जिनने फुल कोर्स पढ़ा है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2F। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है, ये टॉर्क कांस्टेंट होगा तो ये सारे रिलेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो ये उसी को समझ में आएगा जिसने फुल क्लासेस अटेंड करी है। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये सेगमेंट पूरा कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने बता दिए टॉर्क के रिलेशन के, इनके सबके डेरिवेशन मैंने फुल कोर्स में कराए हैं। आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, आप सिर्फ ये थ्योरी पढ़ के चले जाइए। और प्लीज इंस्ट्रूमेंटेशन गाइस, आप ये रिवीजन सीरीज जरूर सुनिए। और प्लीज सब्सक्रिप्शन 1999 का आपके लिए, तो 1999 फुल कोर्स ही 1400 या 1500 रुपए में ही अवेलेबल है, पूरा फुल कोर्स आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का, मशीन का खासकर जो नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर पूरा चाहे तो कोरोना सब्सक्रिप्शन भी लेके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो नई चीज ऐड हुई है बहुत ही क्रूशल है, बाकी लोग नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ से मशीन वाले टॉपिक से 3-4 नंबर का स्कोर कर लिया तो आपकी रैंक में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, इसमें लेक्चर 30, अच्छा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन कौन से करने हैं आपको। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 31 एंड 32, लेक्चर नंबर 31 एंड 32 में मैंने कितने, 2 ही लेक्चर है, हाँ 2 ही लेक्चर। इसमें 191 से क्वेश्चन नंबर 191 से लगा के क्वेश्चन नंबर 197 सारे क्वेश्चन एकदम घोल के पी जाना, है ना, एकदम घोल के पी जाना सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी थ्योरेटिकल पढ़ा है सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और इसमें बस इतना ही। और एक चीज और देखिएगा, लेक्चर नंबर 33 में हम लोगों ने स्टेबिलिटी पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 33 में स्टेबिलिटी पॉइंट पढ़े। ये स्टेबिलिटी पॉइंट से गेट में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेबिलिटी पॉइंट ऐसे कि ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये कौन सा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, और एक लोड टॉर्क होगा, ये लोड टॉर्क हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो मशीन के अंदर डेवलप होता है, लोड टॉर्क का मतलब उससे जो लोड कनेक्ट है वो, और इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो वहां पे होता है। अब 2 ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग क्या पॉइंट होते हैं देखिएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट वहां पे TL इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, T इलेक्ट्रॉन, जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट पे हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ऑपरेटिंग पॉइंट तो 2 मिल रहे हैं हमें, मान लीजिए ये पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट पे क्या P और Q 2 पॉइंट है। अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा, उस पर देखेंगे कि असल में मशीन यहां पे वर्क करेगी कि यहां पे वर्क करेगी। तो ये देखने के लिए हमें दोनों को चेक करना पड़ता है कि स्टेबिलिटी पॉइंट है या नहीं है। तो सारे स्टेबिलिटी पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी और कॉन्सेप्ट भी इस अकेले 33 वाले लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है। तो प्लीज इस 33 वाले लेक्चर को छोड़ के मत जाइएगा। ये स्टेबिलिटी पॉइंट कैसे देखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस 33 वाले लेक्चर में स्टेबिलिटी, पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे वो सारा कॉन्सेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल भी इसी में करवा दिया है। ठीक है, तो 26 से 33 वाला जो
लेक्चर से मेरे जीसेंट्रिक एप्लीकेशन पे उनका पूरा रिवीजन करवा दिया है। क्वेश्चन यहाँ से देखना, ये लेक्चर यहाँ से पढ़ना, बाकी थ्योरी जो मैंने अभी बताई है उसी को शॉर्ट नोट में बना लेना। चलिए नेक्स्ट तरफ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट है गाइस, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, देखिए इस टेस्ट की खासियत क्या है, इससे कन्वेंशनल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बनते हैं। ये टेस्ट वैसे ही जैसे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पढ़ा था। तो नो लोड टेस्ट हमें क्या देगा, ये हमें ज्यादातर कोर लॉस की इंफॉर्मेशन देगा, और ब्लॉक रोटर टेस्ट हमें किसकी देगा, कॉपर लॉस की इंफॉर्मेशन देगा। तो टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, एक तो लॉसेस फाइंड करने के लिए, दूसरा जो इक्विवेलेंट पैरामीटर्स है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो आपके जितने भी इक्विवेलेंट पैरामीटर है उनको फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों टेस्ट करते हैं, और दोनों टेस्ट की हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, अब इसको 34, 35, 36 3 लेक्चर में मैंने पूरा टेस्ट कवर किया है बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में। तो इस पूरे टेस्ट को मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकता, ठीक है, पूरा डिस्कस नहीं कर सकता, बस सिर्फ एक एडवाइस दूंगा मैं आपको कि लेक्चर नंबर 36 आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 36 अगर आप देख लेंगे तो इसका थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसके जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन मैंने किए, क्वेश्चन डिस्कशन, तो इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा जिसमें सारे पैरामीटर निकालेंगे। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 36 में 2-3 न्यूमेरिकल मैंने कराया कि ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन आपके इन टेस्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले 5 साल में 4 या 5 साल में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं यहाँ से ब्लॉक रोटर नो लोड टेस्ट से, बट मेंशन है सिलेबस में, बाकायदा क्लियर हेडिंग में लिखा है नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट, तो ये आपको करना है। ठीक है गाइस, देखिए ये जो नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है ना, 2016 के पहले अवेलेबल नहीं था आपके सिलेबस में, बट 16 से स्पेसिफिकली नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट डाला है। और जब से डाला, जब से क्वेश्चन नहीं आया है, जब नहीं डाला था, जब लिखा हुआ नहीं था आपके सिलेबस में, तब क्वेश्चन आता था इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, बट जब लिखा उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है फिर भी क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। तो प्लीज आपका रिक्वेस्ट है 36 में भले ही वो इक्विवेलेंट वाला जो मैंने पूरा सॉल्व किया वो भले ही मत करिएगा, अगर देखो वो अगर सॉल्व कर लिया तो आप टेस्ट के बारे में जान जाएंगे। अगर आपको टेस्ट के बारे में पता है तो बाकी वो क्वेश्चन छोड़ के आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहां पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया ब्लॉक रोटर टेस्ट से और आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप देखना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है इसका। तो लेक्चर नंबर 36 में क्वेश्चन डिस्कशन कर लीजिएगा। जो पेड यूजर है उनके लिए तो अच्छी चीज है ही है, जो लोग नहीं भी है तो 1999 में कोरोना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 30 डेज के लिए, मंथली सब्सक्रिप्शन, जिसमें पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा आपको, अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के पूरे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे 30 डेज के लिए, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो मैं मार्किंग करवा रहा हूँ वाले लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई थिंक ये लेक्चर का लेंथ हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बस 2-3 चीजें और बची है 3 फेज इंडक्शन मशीन में, स्पीड कंट्रोल और स्टार्टर। स्पीड कंट्रोल और स्टार्टर ही बचे हैं, वैसे तो बहुत कुछ बचा है, कॉगिंग, क्रॉलिंग, हार्मोनिक्स, ये सब आपके गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो जो मेजर टॉपिक है आपके जो गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टर और आपके स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन है। फिर हम लोग उसके बाद मैं बता दूंगा कि हार्मोनिक्स से भी आपको क्या कौन सा लेक्चर पढ़ना है, बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर सिंगल फेज के बारे में बताएंगे। तो इंडक्शन मशीन बहुत छोटा मशीन है, उसको बहुत अलग तरीके से पढ़ा दिया जाता है, बाकी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक रग्ड मशीन है, लो मेंटेनेंस मशीन है, और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हम हमारे आसपास सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन देखते हैं इंडक्शन मोटर का, और खासकर 3 फेज का। ठीक है, डोमेस्टिक में हम लोग सिंगल फेज देखते हैं, बट इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में सभी जगह 3 फेज का बोलबाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंडक्शन की 3 फेज की कहानी खत्म कर देंगे, फिर उसके लेक्चर में सिंगल फेज की कहानी खत्म कर देंगे, देन इंडक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा।